भारत का बंटवारा 1947 में हुआ था। अगर मैं कहूं नहीं, उससे 42 साल पहले हो चुका था, तो आप क्या कहेंगे? बंगाल विभाजन के पीछे सिर्फ लॉर्ड कर्जन ही विलेन नहीं था, कुछ भारतीय चेहरे भी जिम्मेदार थे। और बंगाल का विभाजन सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपा था एक बड़ा राजनीतिक खेल। आज वही मैं आपको समझाऊंगा, और 42 साल की बात मैंने आपसे क्यों कही वो भी। सुनने में अजीब लगता है कि भारत के बिल्कुल पूर्व में मौजूद एक राज्य का नाम वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल आखिर क्यों है। इसका जवाब हमें ले जाता है उस दौर में जहाँ सिर्फ नक्शे नहीं बदलते थे, बल्कि पहचान, राजनीति और इंसानी रिश्ते भी बढ़ गए थे। वो दौर था साल 1905। कलकत्ता की सड़कों पर हजारों लोग उमड़ पड़े थे, हाथों में राखी, आंखों में गुस्सा और दिल में एक ही नारा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लेकिन ये कोई त्योहार नहीं था, ये था एक विरोध, एक विद्रोह, एक ऐसी साजिश के खिलाफ जिसने पहली बार भारत को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की। और इसी कहानी के अंत में जन्म हुआ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल नाम की उस विडंबना का जन्म देखिए जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज का बंगाल छोटा लगता है, लेकिन 1905 से पहले का बंगाल एक मिनी इंडिया था। इसमें शामिल थे आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, ओडिशा और असम के बड़े हिस्से। 8 करोड़ से ज़्यादा की आबादी और राजधानी कलकत्ता, जो उस वक्त पूरे ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। यही वो जगह थी जहाँ से अंग्रेज के खिलाफ सबसे तेज आवाज़ उठी। यहीं पैदा हो रहे थे क्रांतिकारी, लेखक, विचारक, और सबसे बड़ी बात, यहीं से राष्ट्रीय चेतना जाग रही थी। उस वक्त लॉर्ड कर्जन ने कहा, बंगाल बहुत बड़ा है, इसे संभालना मुश्किल है। सुनने में ये सही लगता है, लेकिन असली खेल डिवाइड एंड रूल का, यानी फूट डालो और राज करो, योजना भी उनके पास बिल्कुल साफ थी। एक तरफ हिंदू बहुल क्षेत्र, दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल क्षेत्र। और फिर आता है 16 अक्टूबर का दिन। साल उन्हीं ही था 1905। बंगाल को 2 हिस्सों में काट दिया गया। पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल और पूर्वी बंगाल और असम का कुछ हिस्सा मुस्लिम बहुल, राजधानी भी ढाका। ये सिर्फ नक्शे का बंटवारा नहीं था, ये था दिलों को अलग करने की शुरुआत। जैसे ही ये फैसला आया, पूरा बंगाल सुलग उठा। विदेशी कपड़ों की होली जली, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार, स्कूल कॉलेज के छात्र सड़कों पर उतर आए, और यहीं से शुरू हुआ भारत का पहला सबसे बड़ा स्वदेशी आंदोलन। इस आंदोलन को सिर्फ गुस्से ने नहीं, बल्कि संस्कृति और भावना ने भी ताकत दी। उस दौरान बंगाल की धरती पर बेचैनी थी, हवा में बिखर रही थी एक अनदेखी दरार की आहट। अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन का फरमान जारी किया, एक ऐसा फैसला जो सिर्फ नक्शे को नहीं, दिल को बांटने वाला था, पीढ़ियों को बांटने वाला था। लेकिन उसी वक्त एक आवाज उठी। किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की। यह आवाज विरोध की थी, पर नफरत की नहीं। यह आवाज एकता की थी। टैगोर ने लोगों से कहा, अगर अंग्रेज हमें बांटना चाहते हैं तो हम खुद को और मजबूती से जोड़ेंगे। और यहीं से शुरू हुआ एक अनोखा आंदोलन, रक्षा सूत्र का आंदोलन। सड़कों पर जुलूस निकले, पर यह आम जुलूस नहीं था। इनमें न गुस्से की आग थी, न हिंसा का शोर, बल्कि भाईचारे की गर्माहट थी। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के हाथों में राखी बांध रहे थे, एक धागा जो कह रहा था, हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। हर चौराहे पर एक अद्भुत दृश्य था, जहां धर्म की दीवारें गिर रही थी और इंसानियत जीत रही थी। महिलाओं ने भी इस आंदोलन को अपने स्नेह से सींचा। वो छतों से जुलूस पर चावल फेंकती, जैसे हर दाना आशीर्वाद बनकर गिर रहा हो। एकता का, प्रेम का और प्रतिरोध का ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जिसने अंग्रेज की फूट डालो और राज करो की नीति को सीधी चुनौती दी। उस दिन बंगाल की सड़कों पर जो राखी बंधी, वो सिर्फ कलाई पर नहीं, दिल पर बंधी थी। और शायद ये पहली बार एक साधारण धागा साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी साजिश पर भारी पड़ गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता का अनूठा प्रदर्शन किया। टैगोर के आह्वान पर कलकत्ता, ढाका और सिलेट में गंगा के किनारे हजारों लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी, जिसे राखी बंधन दिवस और राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। हर कहानी में एक मोड़ आता है, और यहाँ भी आया। कुछ भारतीय नेता और जमींदार इस विभाजन के पक्ष में थे। क्यों?
क्योंकि उन्हें लगा कि अलग मुस्लिम बहुल प्रांत बनेगा तो उन्हें ज्यादा राजनीतिक ताकत मिलेगी। और यहीं से शुरू हुआ धर्म आधारित राजनीति का पहला बीज। और उस वक्त करजन को जिन भारतीयों के साथ मिला उनमें सबसे बड़ा नाम था ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान। सलीमुल्लाह खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा अलग मुस्लिम बहुल प्रांत बनेगा तो हमारे लोगों को ताकत मिलेगी, क्योंकि सलीमुल्लाह का मानना था कि एक नया मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल प्रांत जो है वो मुसलमानों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाएगा। उन्होंने पूर्वी बंगाल में ढाका को राजधानी बनाने का स्वागत किया और विभाजन का विरोध करने वाले कांग्रेस के रुख के खिलाफ जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जहां एक तरफ पूरा देश वंदे मातरम गा रहा था, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस बंटवारे में अपना फायदा देख रहे थे। और ये सिर्फ सलीमुल्लाह नहीं थे, आगा खां जैसे बड़े मुस्लिम नेता भी अलग राजनीतिक पहचान की मांग कर रहे थे। बंगाल के विभाजन के समय में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम बहुल नेताओं ने इनका समर्थन किया। उन्होंने पूर्वी बंगाल में मुसलमानों के लिए बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक आर्थिक विकास की उम्मीद में ब्रिटिश सरकार के इस कदम को सराहा, क्योंकि इससे मुस्लिम बहुल प्रांत का निर्माण हुआ था। पूर्वी बंगाल के कई जमींदार और उच्च वर्ग के लोग भी इस फैसले के साथ खड़े थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कलकत्ता के प्रभाव से बाहर निकलकर उनकी सत्ता और मजबूत होगी। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक और खतरनाक सिलसिला, धर्म के आधार की राजनीति। दूसरी तरफ बंग भंग ने सिर्फ विरोध नहीं पैदा किया, इसने क्रांति को जन्म दिया। अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इन नेताओं ने खुलकर अंग्रेजों को चुनौती दी। बायकॉट और स्वदेशी हर घर के शब्द बन गए। लाल बाल पाल ने 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी और बायकॉट के माध्यम से ब्रिटिश शासन को खुली चुनौती दी। इन नेताओं ने विदेशी सामानों के बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और आत्मनिर्भरता के जरिए स्वराज की मांग को जन आंदोलन बना दिया, जिससे अंग्रेजों की नींव हिल गई। इन नेताओं ने नरमी के बजाय आक्रामक तरीके अपनाए, जिसमें धरने, हड़तालों और विदेशी कपड़ों की होली जलाना शामिल था। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश उद्योगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाना और भारतीय उद्योग जो स्वदेशी हैं उन्हें बढ़ावा देना। अरविंदो घोष ने वंदे मातरम के जरिए, विपिन चंद्र पाल ने भाषणों के जरिए और लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाया। और इसी आंदोलन ने बंगाल के विभाजन को उस वक्त रद्द करने के लिए मजबूर किया और जनता में राष्ट्रीय भावना को जागृत किया। इन नेताओं ने यह साबित किया कि आत्मनिर्भरता और एकता के दम पर एक शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। लगातार विरोध, देश भर में आंदोलन और आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, लेकिन अंग्रेज एक और चाल चल गए। राजधानी को कलकत्ता से उठाकर दिल्ली शिफ्ट कर दिया ताकि बंगाल की ताकत कम हो जाए। और अब कहानी पहुंचती है वहीं 1947 पर, जब भारत आज़ाद हुआ, लेकिन साथ ही बढ़ गया पूरा बंगाल। ईस्ट बंगाल पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल भारत का हिस्सा। और अब समझिए जो हिस्सा भारत में बचा वो पूरा बंगाल नहीं था, वो तो था बंगाल का पश्चिमी हिस्सा, इसलिए नाम पड़ा पश्चिम बंगाल। ये राज्य भारत के पूर्व में है, लेकिन नाम है पश्चिम, क्योंकि ये भारत के हिसाब से ईस्ट नहीं है, बंगाल के टूटे हुए नक्शे का वेस्ट है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार लिखा था, Where the mind is without fear and the head is held high, जहाँ मन भय से मुक्त हो और सिर ऊंचा हो। लेकिन 1905 और 1947 ने दिखाया कि जब राजनीति डर पैदा करती है तो समाज बढ़ जाता है। और गहराई से देखें तो 1905 का बंग भंग एक ट्रायल रन था, धर्म के आधार पर विभाजन का एक एक्सपेरिमेंट समझिए। राजनीतिक फायदे के लिए समाज को बांटा गया और यही सब 1947 में दोहराया गया, लेकिन इस बार पूरा देश ही बट गया। बंगाल एक बार टूटा था, फिर जुड़ा, दोबारा टूटा और आज भी उसका नाम हमें याद दिलाता है। इतिहास सिर्फ बीतता नहीं, गूंजता है। जब भी कोई सत्ता, धर्म, पहचान या भाषा के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश करे तो याद रखिए वेस्ट बंगाल सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक चेतावनी है। तो आखिर में सवाल ये नहीं कि बंगाल कितनी बार बटा, सवाल ये है कि हमने उस इतिहास से क्या सीखा। 1905 में एक साजिश हुई, लोगों को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश। 1911 में वापस लेना पड़ा क्योंकि जनता एकजुट थी, लेकिन 47 में वही फॉर्मूला चल गया और इस बार पूरा देश सच में टूट गया। बंगाल इस पूरी कहानी का गवाह है, एक ऐसा प्रदेश जो पहली बार मिनी इंडिया था, फिर प्रयोगशाला बना डिवाइड एंड रूल का और आखिर में बन गई एक अधूरी पहचान का प्रतीक वेस्ट बंगाल। आज जब भी हम ये नाम लेते हैं तो ये सिर्फ एक भौगोलिक दिशा नहीं, दशा बताता है। ये याद दिलाता है कि कभी एक पूरा बंगाल था जिसे राजनीति ने दो हिस्सों में बांट दिया।
इतिहास हमें चेतावनी देता है, जब भी सत्ता पहचान के नाम पर दीवार खड़ी करे, जब भी धर्म, भाषा या जाति को हथियार बनाया जाए, तो समझ लीजिए कहानी फिर उसी मोड़ पर खड़ी होगी। क्योंकि नक्शे कागज पर बनते हैं, लेकिन उसके जख्म पीढ़ियों तक दिलों में रहते हैं, जिंदा हमेशा।